हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 21 फरवरी 2023 को संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके 21 फरवरी 2023 को होने वाले संस्कृत के एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हे दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर 34 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन किया था, इसलिए आज की इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 35 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के तमाम क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। तो दोस्तों, यदि आप पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि उसमें बताया गया है कि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था तो ये भी याद रखिएगा कि संत गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। उसके बाद में एक और यहाँ पे पटना वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है कि पटना किस शब्द से बना है। यदि आप पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि उसी चैप्टर में बताया गया है कि पटन एक शब्द था, इसी शब्द के माध्यम से पटना का निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पृथक यानी अलग के भाव से किस कारक का प्रयोग होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि से दो कारक का चिन्ह होता है। एक होता है दोस्तों करण से और दूसरा होता है आपादान से। तो जहाँ पे अलगाव की स्थिति हो, अलग होने का भाव उत्पन्न होता हो, वहाँ पे आपादान से का यूज होता है। और जहाँ पे संबंध जुड़ने का भाव होता हो, अलग होने का भाव नहीं होता हो, वहाँ पे करण से का यूज होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, आपादान से। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देख लीजिए कि अरुण अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोक धातु प्रसादानम महिमत्मन। यदि आप इस श्लोक को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि अरुण अनियान महतो महियान यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये लिया गया है कठोपनिषद से। और ये किस पाठ का श्लोक है तो याद रखिएगा, आपके संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है और इसी का जो तीसरा मंत्र है वो अरुण अनियान महतो महियान वाला मंत्र है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अपावरेणु पद का अर्थ क्या होता है। तो मंगलम पाठ का पहला श्लोक कहता है कि हिरणमयेन पात्रेण सतस्य मुखम अपिहितम तत्त्वम पुष्णापावरेणु सदधर्माय दृष्टये। अपावरेणु का मतलब होता है कि हटा देना, कि आप उस आवरण को हटा दीजिए जिसे हम सदधर्म को देख सके। तो यहाँ पे अपावरेणु का मतलब क्या होगा जी, हटा देना हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि वहंतः पद का क्या अर्थ होगा। तो दोस्तों वहंता का मतलब होता है धारण करने हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, धारण करते हुए। अगला सवाल कहता है कि सर्वत्र अवयव से कौन सा शब्द बने जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 41 का जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा, तरल हो जाएगा। उसके बाद में कहता है किस पद में तरल प्रत्यय लगा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन 42 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, निपुणता में आपका तरल प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में तुमुन प्रत्यय से मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो तुमुन प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 43 का सही जवाब ऑप्शन ए होने वाला है, अध्येतुम। अध्येतुम जो होगा इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में कहता है कि वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें तबियत प्रत्यय लगा हुआ है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आधा व य और त अगर ऐसे मिल जाए तो समझ लीजिए कि उसमें आपका तबियत प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में कहता है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 45 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, शिला भट्टारिका जो है ये दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे यदि इनमें से सही वाला ऑप्शन मिलेगा ना जी तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल कहता है कि विजय भटारिका किसकी रानी थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 46 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, चंद्रादित्य की रानी थी। और मैत्रेयी किसकी रानी थी दोस्तों? तो याज्ञवल्क्य की रानी थी। और अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा देते थे? वो याज्ञवल्क्य ऋषि। तो याद रखिएगा, आत्म तत्व की शिक्षा दिया करते थे। उसके बाद में कहता है कि धाविका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 47 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि धाविका में आपका जो टाप प्रत्यय होता है, टाप में प कट जाता है, ट कट जाता है, बचता है आकार, और इसलिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे चला जाएगा टाप के साथ, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 48 क्या कहता है? पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? देखिए, पठत का स्त्रीलिंग रूप में जाइएगा तो आपका पठंती बनेगा, क्योंकि पठता पठत पठंती होता है, तो इसलिए क्वेश्चन 48 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 49 क्या कहता है जी कि धन्यास्तु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए, धन्यास्तु में धन्या जोड़ अतु होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद में कहता है कि अनयच में कौन सा संधि हो जाएगा? तो क्वेश्चन 50 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्योंकि अनयच का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें स्वर और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, और इसे ही तो दोस्तों व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि कटई पद का क्या अर्थ होता है? देखिए, कटई का मतलब क्या होता है दोस्तों? कटई का मतलब होता है आसान से, तो आसनों से क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि नलसानाम गति काली लच्चो डॉट डॉट बिना रिक्त स्थान में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन 52 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके पाठ्य पुस्तक अलस कथा पाठ में बताया गया है कि जो कारुणिक जो लोग होते हैं वही आलस्यों की गति होते हैं, आलस्यों की देखरेख करने वाले होते हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कारुणिक। उसके बाद में कहता है अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहोला किसकी उक्ति है? आप सभी को मालूम होगा कि अलस कथा पाठ के जो रचनाकार है वो विद्यापति जी हैं, और विद्यापति एक मैथिली कवि के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, जब अलसशाला में आलस्यों की पहचान करने के लिए उसे घेर कर चारों तरफ से जब आग लगा दी गई थी ना, तब 4 ही आलसी उसमें बच गए थे, जिसमें से सबसे पहला आलसी कह रहा था कि अहो कथमय कोलाहोला, कि अरे भाई किस चीज़ का हल्ला शोर हो रहा है? तो ये किस आलसी का कथन था? तो ये था पहली आलसी का, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो याद रखिएगा, मंत्री वीरेश्वर के जितने भी अलसशाला के कर्मचारी लोग थे, यही इन्हीं के द्वारा आग लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 54 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा 24 ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है, और यदि आपका अथर्ववेद पूछा जाएगा तो वहाँ पे 5 होगा, यमी, यपादा, उर्वशी, वगम्मा, भिरिणी, इंद्राणी, ये 5 ऋषिकाओं का आसन मिलेगा। उसके बाद में कहता है कि समाज की गाड़ी कैसी चलती है? दोस्तों, समाज की जो गाड़ी है वो किसके द्वारा चलती है? तो क्वेश्चन 56 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि समाजस्य रूपी गाड़ी स्त्री पुरुष नारी भिषस्य चलती, यानी समाज की जो गाड़ी है ये नारी और पुरुष दोनों के द्वारा चलती है। उसके बाद में ही ऊपरी के योग से कौन सा विभक्ति होगा? तो क्वेश्चन 57 का यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, षष्ठी विभक्ति। 10 अनयानी यशः सह का समस्त पद क्या हो जाएगा? आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जान गए होंगे। 10 अनयानी अस्य का मतलब होता है कि जिसका 10 आनन हो, 10 आनन को दशानन कहते हैं। उन्नति में कौन सा उपसर्ग होगा? दोस्तों, उन्नति में जब उपसर्ग बताइएगा ना, तो उत जोड़ आपका नति बनेगा, और यहीं पे आपका उत उपसर्ग मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देखिए। क्वेश्चन 60 कहता है कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ और उ को जब मिला दीजिएगा ना जी, तो ये आपका बनेगा ओ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल फिर से यहाँ पे बुक से लिया गया है, कहता है कि भारत में यह पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो ये भागवत पुराण से होगा, और प्रथम पद किस पुराण से संकलित होगा? तो दोस्तों विष्णु पुराण से हो जाएगा। फिर कहता है कि भारत में यह पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए, डॉट डॉट गायंती डॉट डॉट कील गीत कहानी गायंती। तो आपके भारत में यह पाठ में कह रहा है कि देवा गीत कहानी गायंती देवा कील गीत कहानी, तो यहाँ पे क्या भराएगा दोस्तों? देवा भराएगा, क्योंकि भारत में यह पाठ में बताया गया है कि देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं, इसलिए राइट आंसर देवा हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, कहता है कि नरकश्चर्यम किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अ प्लस ई। और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि नरक के कितने द्वार है दोस्तों, तो 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ। फिर कहता है कि अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अभि से अभेद, अभ्युद, अभ्यू ये गलती हो गया, आभार गलती हो गया, अभिन्न, अभि जोड़ अन्न गलती हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 64 का जो सही जवाब होगा वो यहाँ पे अभ्युदय बनेगा, यानी अभि से क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। कहता है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद डॉट डॉट होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, इसे ही तो हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होने वाला है जी वो होगा ऑप्शन डी अव्यय। उसके बाद में कहता है कि अनाहुता का समास से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अनाहुता यानी नहीं आने वाला या बिना बुलाए आ जाने वाला, तो नय समास होगा, है ना जी। नय समास का पहला पद नकारात्मक अर्थ देता है, इसलिए अनाहुता में आपका नय समास होगा। ये अनाहुता कहाँ से लिया गया है, तो आपके नीति श्लोक का पाठ का एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ते मूढ़चिता नराधम। अर्थात कोई ऐसा मनुष्य जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, ऐसे व्यक्तियों को नीतिकारों के द्वारा अधम यानी मूर्ख कहा गया है। उसके बाद में है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि संस्कार जो होते हैं वो 16 संस्कार यानी 16 होते हैं। प्रकार में कितने होते हैं, तो दोस्तों प्रकार में 5 होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मरणों उपरांत यानी मरने के समय में जो संस्कार होता है दोस्तों उसे हम लोग अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देनी चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 दोषों का। वहाँ पे बताया गया है निंद्रा, तंद्रा, भयम, रति ऐसे करके 6 दोष बताए गए आपके नीति श्लोक का पाठ में। घर की शोभा कौन है, तो मालूम होगा घर की शोभा स्त्री होती है ना जी। तो क्वेश्चन 70 का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। उसके बाद में है कि इदम प्लस तहसील से कौन सा व्यय बनेगा, तो यहाँ पे इतः बनेगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है, तो आप सभी को मालूम होगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में जब रामायण वनवास गमन काल में राम, लक्ष्मण और सीता वो लोग जब वनवास में जाते हैं तो चित्रकूट के पास में एक नदी है जिसका नाम है मंदाकिनी, तो वहीं के बारे में वर्णन करता है, वर्णन किए हैं महर्षि वाल्मीकि जी। तो ये किस ग्रंथ का पाठ होगा दोस्तों, तो ये रामायण का हो जाएगा। फिर कहता है शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया था। आप सभी को मालूम होगा कि अर्जुन की जानों की रक्षा करने के लिए उनके पिता श्री यानी इंद्र भगवान वामन के भेष में यानी भिखारी के भेष में आ गए थे और कर्ण से कवच और कुंडल मांग के ले गए थे। तो यहाँ पे कवच और कुंडल मांग लिए थे, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जाएगा सी के साथ कवच और कुंडल। उसके बाद में कहता है कि तो कुत्र तो कंगनम यानी तुम्हारे सोने का कंगन कहाँ है, यह किसकी उक्ति है। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ये पथी की उक्ति है। व्याघ्रपति कथा जो नारायण पंडित के द्वारा रचित है, व्याघ्रपति कथा हितो उपदेश से लिया गया है और किस खंड से लिया गया है, तो ये भी जान लीजिए दोस्तों मित्र लाभ नामक खंडात संकलित अस्ति, यानी मित्र लाभ नामक खंडात से लिया गया है, जिसमें पथिक नाम के लड़का जो होता है ये मोह माया लोभ लालच में पड़कर बाघ के हाथों पति की मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल कहता है कि बाघ के हाथ में क्या था, तो आप सभी को मालूम होगा कि सोने का कंगन था। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 का जो राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सोना था। सीता रामचंद्र से डॉडट आश्रित यानी सीता रामचंद्र की क्या थी दोस्तों, तो ये प्रिया थी। क्वेश्चन का राइट आंसर प्रिया पत्नी यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। लौकिका पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन 77 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, लोक प्लस ठक हो जाएगा तब ये बनेगा लौकिका। दृष्टा पद में कौन सा प्रत्यय है, तो क्वेश्चन 78 का यहाँ पे जाएगा राइट आंसर किसके साथ दोस्तों, तो ये जाएगा ये आपका सी के साथ, अक्त प्रत्यय हो जाएगा। शिक्षक प्लस स्टाफ से कौन सा शब्द बनेगा, तो शिक्षका बनेगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे शिक्षिका होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था, है ना जी। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, यानी ब्राह्मण के रूप में शक्र कहाँ पे प्रवेश करते हैं। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 80 का जो राइट आंसर होना चाहिए वह क हो जाएगा। प्रश्न निर्माण करने के लिए आपका क लगेगा तभी आपका प्रश्नवाचक यहाँ पे वाक्य बनेगा। क्रिया के जनक कौन होते हैं, तो दोस्तों क्रिया के जनक को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ता कहते हैं, क्योंकि क्रिया को जन्म कौन देता है, तो कर्ता देता है, करने वाला देता है।
जिस वाक्य में कर्तृ कर्णयुस्तृतीया सूत्र का तृतीया विभक्ति होती है उस वाक्य को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बालकेन विद्यालय गमयन्ते है, यानी बालक लोग विद्यालय जाते हैं। फिर कहता है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए नीला है कंठ जिसका, अब नीलाकंठ किसका, तो आपके मान में एक ही बात आएगा, शंकर जी, है ना जी। तो नीलकंठ में कौन सा समास है? तो ये आपका होगा बहुब्रीहि समास। फिर कहता है कि 1 + 1 का सही संधि विच्छेद एकाएक होगा, है ना जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। विच्छेद में कौन सा संधि है? विच्छेद में कौन सा संधि है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 85 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, इसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर कहता है कि पावक का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो पौ जोड़ अक होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चौ प्लस अस्थि से कौन सा संधि हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 87 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, चस्ती। फिर कहता है कि अस धातु के लिट लकार का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन 88 का जाएगा राइट आंसर बी के साथ, भविष्यति। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, द्विगु समास। फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन 90 में क्या दिया गया है कि ससहनेन में कौन सा समास है? तो ससहनेन में जो वाला दीजिएगा ना, तो ये आपका आपका अव्यय मिल जाएगा, है जी। जब अव्यय मिल गया तो जाहिर सी बात है अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद में कह रहा है यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय का यथाशक्ति हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास है। राजभवन तत्पुरुष समास है, राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है, इसलिए नीलोत्पलम जो है ये आपका कर्मधारय समास हो जाएंगे। उसके बाद में बालकेषु किस विभक्ति का रूप है? तो बालकः बालकहु बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेषु बालकयो बालकानाम। तो बालकेषु जब तक जब आइएगा ना तो ये आपका तृतीया मिलेगा, तो इसलिए राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। आगे आने वाली पार्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी मज़ेदार तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके 21 फरवरी 2023 के लिए संस्कृत में पूछे जाएंगे ना। वीडियो को देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और वादा है हमारा एग्जाम पेपर में जाकर आप भी गर्दा उड़ा सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की बच्चों, यार जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।